दीदी, मेरे दिल में अब भी संयम ही बसते हैं। मैं कैसे अचानक से किसी पर पुरुष को अपना पति मान लूं? सरगम बोली। तेरी बात बिल्कुल सही है। कौन कहता है कि तू उसे अपने दिल में जगह दे? उसने तेरी मांग में सिंदूर डाला है, तो उस सिंदूर की खातिर तुम दोनों एक घर में एक साथ तो रह ही सकते हो। लोगों के मुंह बंद करने के लिए वसुधा बोली। दीदी, एक ही घर में कैसे रह सकते हैं हम दोनों? मेरा दिल गंवारा नहीं करता, सरगम बोली। अपने दिल को समझा सरगम, रहने लग एक घर में उसके साथ, बसता बोली। लेकिन दीदी, कैसे समझाऊं मन को? सरगम बोली। एक बात बोलूं सरगम? दमयंती बोली। हाँ कहिए, सरगम ने कहा। तुझे याद है ना कि संयम ने अपनी अंतिम सांस लेते वक्त क्या कहा था? यही कि उसके जाने के बाद सरगम की मांग सुनी नहीं रहनी चाहिए, उसकी दूसरी शादी करवा देना। तुझे याद है ना? दमयंती बुआ बोली। सब याद है, सरगम बोली। तो तू उसकी ही अंतिम इच्छा मान कर रख ले, दमयंती बुआ बोली। सरगम, 2 दिन बाद इतवार है। उस दिन तुम्हारा कमलेश्वर के घर में गृह प्रवेश होगा। मैं तब तक तेरे लिए श्रृंगार का सामान खरीदती हूँ और जोशी जी से कह दूंगी कि पूरी कॉलोनी का खाना पीना करवा देंगे। लोगों की शिकायतें भी दूर हो जाएंगी। लेकिन दीदी, इतनी जल्दी ये सब? सरगम बोली। ये काम जितनी ही जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है, वसुधा बोली। सच, तूने हर कदम पर, हर मुश्किल घड़ी में सरगम का साथ दिया। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे, दमयंती बुआ बोली। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। इतना कह के वसुधा चली गई। वसुधा के जाते ही सरगम बुआ से बोली, मैं और कमलेश्वर एक ही घर में कैसे रहेंगे बुआ? तू चिंता मत कर, सब अच्छा ही होगा, दमयंती बोली। चिंता कैसे ना करूं? वो पहले मेरा दोस्त था तो मैं उससे लड़ झगड़ लेती थी, लेकिन अब वो रिश्ता बदल गया है। समाज की नजरों में अब वो मेरा पति है। जब हम एक ही घर में रहने लगेंगे तो मैं कैसे उससे नजरें मिला पाऊंगी? अभी तो हम दूर दूर रहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हर घड़ी हर पल एक ही छत के नीचे रहना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बुआ जी, सरगम बोली। तू इतना क्यों डरती है? वो पहले तेरा दोस्त है और दोस्त हर मुश्किल घड़ी में केवल साथ निभाते हैं, दमयंती बोली। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सरगम बोली। और तू समझ ही मत, बस सब भगवान के भरोसे छोड़, खाना खा और चादर तान के सो जा, दमयंती बोली। शायद आप सही कह रही हैं, तो चलिए फिर खाना खाते हैं। इतना कहकर सरगम खाना परोसने रसोई में चली गई। इतवार का दिन भी आ पहुंचा। वसुधा और उसके पति ने सभी तैयारियां कर ली थीं। शाम के समय सरगम का गृह प्रवेश होगा और फिर उसके बाद डिनर का आयोजन होगा। कमलेश्वर के घर के पास ही निर्धारित किया गया। जोशी जी सुबह से ही सभी काम में लग गए। घर के सामने वाले मैदान में टेंट लगाकर कुर्सियां और मेज डाल दी। जो भी आए खाना खाता जाए। खाना परोसने के लिए लड़के भी लगा दिए। इधर वसुधा ने अपनी काम वाली बाई से दिन भर कमलेश्वर के घर की सफाई करवाई और फिर सरगम के गृह प्रवेश की सभी तैयारियां करवा ली, जिससे अच्छे से उसका गृह प्रवेश हो जाए। फिर कमलेश्वर से बोली, तैयारी रखना दूल्हे राजा, बस दुल्हन को लेने जा रही हूँ। बस जरा तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं दोनों ओर से हूँ। वो तो ठीक है भाभी, लेकिन सरगम इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं। ये रिश्ता उसके लिए जबरदस्ती का रिश्ता है। गैर मन से वो यह सब कर रही है, कमलेश्वर बोला। बस वही तो, मैंने आधा काम कर दिया है, बाकी काम तुम्हें करना होगा बरखुरदार। तुम्हें उसके दिल में जगह बनानी होगी, क्योंकि तुम उससे सच्चा प्यार करते हो, वसुधा बोली। शायद आप ठीक कह रही हैं, काश ऐसा हो जाए और वो मुझसे नफरत करना छोड़ दे, कमलेश्वर बोला। ऐसा ही होगा, तुम जरूर सफल होगे, इतना कहके वसुधा खिलखिला उठी। आपकी तरह हर औरत दूसरी औरत के बारे में सोचने लगे तो दुनिया की कोई भी औरत दुखी नहीं रहेगी, कमलेश्वर बोला। लेकिन यहाँ तो औरत ही औरत की दुश्मन बनी हुई है। सही कहते हो कमल,
वसुधा बोली, चलिए मैं बाजार से कुछ चादर और गद्दे ले आता हूँ। मेरे पास अभी इतने गद्दे नहीं, फिर सब आ जाएंगे तो काम नहीं चल पाएगा। कमलेश्वर बोला, ठीक है, तुम गद्दे ले आओ। कल परसों तक मैं सरगम का सामान शिफ्ट करवा दूंगी, क्योंकि तुम्हारे पास तो अभी ना बर्तन है और न जरूरत के सामान। तब तक मेरे घर से काम चलाना। वसुधा बोली, भाभी आप कितनी अच्छी हैं, कितना ख्याल रखती हैं आप सरगम का। कमलेश्वर बोला, सरगम तो मेरी बच्ची की तरह है। कम उम्र में उसकी शादी हो गई। संयम तो उम्र में उससे काफी बड़ा था। वो मुझे दीदी कहता था, इसलिए सरगम भी दीदी कहने लगी। अब तुम सरगम से जुड़ गए हो तो तुम्हारा भी ख्याल रखूंगी। वसुधा बोली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं भी आपको दीदी ही कहूंगा। सरगम भी दीदी कहती है, इसलिए। कमलेश्वर बोला, ठीक है, तो मैं अब जाती हूँ और तुम भी अपना काम निपटा लो। और याद रखना, शाम को वो नया कुर्ता पहन लेना जो तुम्हारे लिए लाई थी। वसुधा जाते हुए बोली, ठीक है दीदी। मुस्कुराते हुए कमलेश्वर बोला। वसुधा शाम को सरगम के घर गई। वो ही उसके लिए नई लाल साड़ी और लाल चुनर लाई थी। साथ में लाल चूड़ियां, सिंदूरदानी, महावर और नई बिछुए भी लाई थी। वसुधा ने ही सरगम का श्रृंगार किया। जब सरगम तैयार हुई तो उसे वसुधा ने काला टीका लगा दिया। फिर वसुधा बोली, चल मेरे साथ, तेरी आज विदाई कराती हूँ। वसुधा सबको लेके कमलेश्वर के द्वार पर पहुंची। लाल सुहाग के जोड़े में सरगम बहुत खूबसूरत लग रही थी। कमलेश्वर ने पहली बार उसे इस रूप में देखा था। उसने देखा तो बस देखते ही रह गया। वसुधा ने कॉलोनी की और भी औरतों को बुलाया था। वे सब भी वसुधा और सरगम के पीछे हो लिए। वसुधा ने सरगम से कहा कि कलश को पांव से गिराकर घर के भीतर प्रवेश करो। सरगम ने ऐसा ही किया। फिर वसुधा ने सरगम को कमरे में ले जाकर चटाई पे बैठा दिया और बाहर बैठक में आकर सबका चाय नाश्ता कराने लगी। बुआ और बच्चे भी सबके साथ बाहर बैठक में ही थे। सरगम उस कमरे को बड़े गौर से देखने लगी। ये वही कमरा था जो पहले उसका बेडरूम हुआ करता था, लेकिन अब बिल्कुल खाली पड़ा था। इसी कमरे में ही तो उसने संयम के साथ अपनी तमाम रातें बिताई थीं। वो उसके साथ बिताए हुए अंतरंग पलों को याद करने लगी। वो रात भर चिंता के मारे सोई न थी, इसलिए उसकी आंख लग गई और वो दीवार से टिके टिके ही झपकी लेने लगी। तभी कमलेश्वर अपना बटुआ लेने उसके कमरे में आया, जो कि उसकी अलमारी में रखा हुआ था। उसकी नजर सरगम पे पड़ी। सोती हुई सरगम बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी खूबसूरती देखते ही बन रही थी और कमलेश्वर उसे एकटक निहारता रह गया। सरगम का सर दीवार से लुढ़क गया और उसकी आंख खुल गई। उसने कमलेश्वर को अपने सामने देखा तो पलकें झुका ली। वो तो कुछ नहीं बोली, लेकिन कमलेश्वर माहौल की चुप्पी तोड़ते हुए बोला, मैं तकिया ले आता हूँ, तुम आराम से उस पे सर रख के सो जाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं। सरगम ने रूखे भाव से उत्तर दिया। फिर कमलेश्वर भी कुछ नहीं बोला और अपना बटुआ उठाया और बाहर चला गया। रात होने को थी। सब कॉलोनी वाले खा पी के चले गए थे। फिर बैठक में जोशी जी और कमलेश्वर ने खाना खाया। इधर सरगम, वसुधा बुआ और बच्चों ने, वसुधा और बुआ ने सबके गद्दे जमीन पे बिछा दिए। कमलेश्वर अपना बिस्तर बैठक में लगाकर लेट गया और फिर सब दिन भर के थके थे। आज सबका तनाव भी कुछ कम हुआ था, इसलिए सबको आसानी से नींद आ गई। सुबह सबसे पहले सरगम उठी और वो जैसे ही नहाकर बाहर निकली तो तब तक कमलेश्वर भी जाग गया था। उसने सरगम को देखा तो बोला, मैं तो बाहर होटल से ही खाता हूँ, इसलिए तुम्हें तो यहाँ सुबह की चाय भी नहीं मिल सकती। कोई बात नहीं, सरगम बोली, लेकिन बच्चे तो दिन भर खाने को मांगेंगे। कमलेश्वर बोला, मैं सब कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। सरगम बोली। कुछ देर में बुआ भी जाग गईं। तब तक वसुधा सबके लिए थर्मस में चाय भरकर और गर्मा गर्म आलू के पराठे हरी चटनी के संग ले आए। फिर बोली, ये रहे तुम दोनों के टिफिन, ऑफिस जाते हुए लेते जाना। एक दो दिन में तुम्हारी गृहस्थी का सामान आ जाएगा।
तब तक मेरे घर से काम चलता रहेगा सरगम। अपने घर की चाबी देते जाना, मैं सब सामान मंगवा दूंगी। वसुधा जैसे ही जाने लगी तो पलट कर दोनों से बोली, और हाँ, तुम दोनों के बीच जो भी मनमुटाव हो, लेकिन ऑफिस दोनों साथ में ही जाना, क्योंकि दुनिया की नजर में अब तुम दोनों पति पत्नी हो। कैंटीन में भी साथ में ही खाना खाना, भले ही एक दूसरे से चाहे बात ना करो, किसी को कुछ भी बोलने का मौका मत देना। और इतना कह के वसुधा चली गई। दोनों साथ में ऑफिस गए, साथ में खाना खाया, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं की। इधर वसुधा ने उसकी गृहस्थी का सारा सामान मंगा के, और इधर वसुधा ने सरगम के घर से सारा सामान मंगा के कमलेश्वर के घर में शिफ्ट करा दिया। सरगम को अब अपना घर बिल्कुल पहले जैसा लग रहा था। बुआ जी ने दोनों बच्चों को समझाया कि अब ये तुम्हारे पापा हैं, इन्हें ही पापा कहा करो। कच्ची उम्र में बच्चे इस बात को फौरन समझ गए, क्योंकि कमलेश्वर उन्हें प्यार भी तो करता था, उनका इतना ख्याल रखता था। और फिर बच्चे प्यार की भाषा जल्दी समझ जाते हैं। अभी कमलेश्वर ने अपने घर में नहीं बताया था कि उसे सरगम मिल गई है और उसके साथ इतना सब कुछ हो चुका था, और कौन से हालातों में उसने उसकी मांग भरनी। कमलेश्वर ने सोचा तो कि घर बता दे, लेकिन फिर सोचा जब उसे सरगम दिल से स्वीकार कर लेगी तब बताएगा सबको कि उसे सरगम मिल गई, और फिर उसने शादी कर ली। लेकिन सरगम ने अपने मामा दिनेश और मामी कनकलता को चिट्ठी लिख के सब बता दिया, और कनकलता दिनेश को ये अच्छा भी लगा कि अब सरगम अकेली नहीं, उसका हाथ कमलेश्वर ने थाम लिया है। अब सामान पूरी तरह से लग चुका था, इसलिए सरगम ने वसुधा को मना कर दिया कि अब आप तकलीफ ना उठाएं, मैं सब कुछ कर लिया करूंगी। दूसरे दिन सरगम उठी, नहाकर रसोई में चाय बनाई। चाय बनाकर बुआ के पास ले गई और बोली, अपने लाडले को दे दे दीजिए। बुआ ने कहा, मैं नहीं जाती, तू ही जाके चाय कमलेश्वर को दे आ। ठीक है, आप कहती हैं इसलिए जा रही हूँ उसे चाय देने। और सरगम चाय लेकर कमलेश्वर के पास पहुंचकर बोली, ये लो तुम्हारी चाय, पी लो। कमलेश्वर बोला, तुम इस हरी साड़ी में अच्छी लग रही हो। तुम्हें याद है, एक हरी फ्रॉक मैं भी बाबूजी के साथ लाया था तुम्हारे लिए। तुम्हें हरा रंग बहुत पसंद है ना। चाय पीने को कहा है, तारीफ करने को नहीं। इतना कहकर सरगम चली गई, और कमलेश्वर मुस्कुराते हुए बोला, एक ना एक दिन तुम्हारा दिल तो मैं जीत कर ही रहूंगा। फिर सरगम ने नाश्ता बनाया और टिफिन पैक किया, और कमलेश्वर से बोली, ये लो तुम्हारा टिफिन। तुम अब अलग अलग डब्बा मत पैक किया करो, शाम को मैं थोड़ा बड़ा लंच बॉक्स ले आऊंगा, एक साथ दोनों का पैक कर लिया करो, वैसे ही खाया करेंगे जैसे स्कूल में खाते थे। कमलेश्वर बोला। कमलेश्वर की बात सुनकर सरगम कुछ न बोली। शाम को कमलेश्वर एक नया लंच बॉक्स ले आया और सरगम को थमाते हुए बोला, लो इसमें दोपहर का खाना पैक किया करो। दोनों का खाना अब एक ही डब्बे में पैक होता, दोनों एक ही साथ बैठ के खाते, आपस में बिना कुछ बात किए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। ऐसे 5-6 महीने और बीत गए। दशहरा आया, कमल ने बच्चों के संग दशहरा मनाया। घर के लिए चिट्ठी लिख दी, छुट्टी नहीं मिल रही। फिर करवा चौथ भी आया। वसुधा ने सरगम से कहा, बहन जी व्रत रखना है, क्योंकि अब तुम्हारी मांग सुनी नहीं है। बुआ और वसुधा के कहने पे सरगम ने व्रत रखा, पूरा श्रृंगार किया। बुआ ने बच्चों को संभाला, और छत पे जाके वसुधा और सरगम दोनों ने पूजा की। साथ में वसुधा के पति जोशी जी और कमलेश्वर भी छत पे थे। चांद निकला, सरगम ने छलनी से चांद को देखा, फिर कमलेश्वर की छवि को देखा, उसकी आरती उतारी। फिर वसुधा ने कमल से कहा कि सरगम को मीठा खिलाओ और उसे जल पिलाकर उसका व्रत पूरा करो। कमलेश्वर ने ऐसा ही किया। जब विधिवत पूजा करके सरगम कमलेश्वर के चरण स्पर्श करने की हुई तो कमलेश्वर पीछे हट गया। वसुधा ने पूछा, क्या हुआ कमल, पीछे क्यों हटे। दीदी ये तुम दीदी ये तो मुझे अपना दोस्त भी नहीं मानती, पति तो दूर की बात है।
जब इसके दिल में मेरे लिए भाव जाग जाएंगे तब चरण स्पर्श कराऊंगा, क्योंकि बिना भाव के ना तो आदर सम्मान होता है और ना ही चरण स्पर्श। यह सुनकर फिर किसी ने कुछ नहीं कहा और सब नीचे चले आए। सबने खाना खाया, फिर अपने अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए। लेकिन सरगम रात को सो न सकी। उसे कमल की बात बहुत ज्यादा चुभ रही थी। उसने सोचा, सच ही तो कहा कमल ने। उसने मेरे सम्मान की खातिर इतना बड़ा कदम उठाया, जबकि मैं विधवा थी, मेरे 2 बच्चे थे। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके दिल में मेरे लिए जो बचपन में जगह थी वही आज भी है, जबकि मैं किसी और की ब्याहता थी। वो सच में एक देवता ही तो है। मेरे बच्चों ने उसे कितनी जल्दी स्वीकार कर लिया। उसे पापा कहते हैं। जब वो मेरे बच्चों का पापा बन सकता है, तो क्या मैं अपने बच्चों की खातिर उसकी पत्नी नहीं बन सकती? ऐसा कौन सा अहम है मुझ में जो आड़े आ रहा है और मुझे ऐसा करने से रोक रहा है? यह सोचते सोचते सरगम सो गई। उसे पता ही नहीं चला। एक शाम सरगम बाजार गई कुछ सामान खरीदने। बच्चों को बुआ के पास छोड़ के गई। बोली, अभी फौरन लौट आएगी। कमलेश्वर भी घर पे था और वो बच्चों के साथ ही खेल रहा था। तभी बुआ रसोई में जाके कुछ काम करने लगी। सरगम को आने में थोड़ा समय लग गया। तभी हर्षित अकेले ही छत की सीढ़ियों पे चढ़ने लगा और वो स्वयं को संभाल न पाया, क्योंकि छोटा था। उसके हाथ से सीढ़ी की पकड़ छूट गई। अब वो धड़ाक से नीचे आ पहुंचा। आवाज सुनकर सब भागे। उसके सिर में चोट आई थी और खून बह रहा था। कमलेश्वर ने फौरन ही हर्षित को उठाया और डॉक्टर के पास ले भागा। उसकी जान सूख गई थी। डॉक्टर ने देखा तो बोला, कुछ नहीं हुआ, मामूली सी चोट है। बच्चों को तो ये सब होता ही रहता है। खून निकल गया है तो अच्छा है। अंदरूनी चोट का डर नहीं बना रहा। उन्होंने पट्टी कर दी और बोले कि ये कुछ दवाइयां दे दे रहा हूँ, इसको पिला देना, क्योंकि बच्चों को अक्सर चोट लगने के बाद बुखार आ ही जाता है। कमल ने डॉक्टर को धन्यवाद किया और हर्षित को लेकर घर पहुंचा। तब तक सरगम घर पहुंच चुकी थी और गुस्से में लाल थी। वो बोली, बुआ, ये उठाएगा मेरे बच्चों की जिम्मेदारी? देखा ना, थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या गई। महाशय ने ध्यान नहीं दिया और बच्चा सीढ़ियों से गिर गया। अरे, उसके सिर पे क्यों सारा दोष मढ़ रही है? मैं भी तो घर में थी। दमयंती बोली, आपकी तो जैसी उम्र हो चुकी है, लेकिन ये तो देख सकते थे। भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें काहे के लिए दी हैं? सरगम गुस्से में बोली, अच्छा अच्छा, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं। चलो, कम से कम इतना ध्यान तो दिया मुझ पे। धन्यवाद ध्यान देने के लिए, कमलेश्वर बोला। इतना सुनते ही बुआ खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे देख के बच्चे हंसे पड़े। फिर कमल हंसा। सबको हंसता देख सरगम भी हंस पड़ी। कुछ देर बाद सरगम बोली, हंसी में मत टालो, आइंदा ऐसा ना हो। जी बेगम साहिबा, जो हुक्म। आपकी इस बात पे गौर फरमाया जाएगा, कमल बोला। फिर कमल की बात सुनकर सरगम बोली तो नहीं, लेकिन मन मन मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई। ऐसे ही दिन बीतते रहे। अब सरगम कभी कभार कमल से बात करने लगी। उसके पसंद का खाना भी बनाने लगी थी। एक दिन दोनों मंदिर गए। तब कमल ने सरगम से कहा, सरगम, तुम मुझे अपना पति मानो या ना मानो, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त पहले था और हमेशा रहूंगा। मैंने तुम्हारा हाथ तुम्हारा साथी बनने के लिए थामा था, न कि जीवन साथी बनने के लिए। तुम अपने मन में कोई भी गलतफहमी मत रखना। मेरा इरादा गंदा नहीं था। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। मैं जानती हूँ। इतना कह के सरगम आगे बढ़ गई। फिर एक रात सरगम को जोर की बुखार हुआ। बुआ घबरा गई। उतनी ही रात को उन्होंने कमल को जगाकर बताया कि सरगम का बदन बुखार से तप रहा है। कमल ने बुआ से कहा, हर्षित और पुलकित को आप अपने पास सुला लीजिए, कहीं माँ का बुखार बच्ची को न लग जाए। मैं सरगम के पास बैठता हूँ और उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखता हूँ। मेरे पास बुखार की गोली है होगी, मैं इसे खिला देता हूँ। इस वक्त डॉक्टर तो नहीं मिलेगा।
रात के 2 बज रहे हैं, सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। गोली खाने के बाद सरगम का बुखार थोड़ा कम हुआ, वो सो गई, लेकिन कमल उसके सिरहाने ही बैठा रहा। बार-बार उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां बदलता रहा। रात भर बिल्कुल पलकें नहीं झपकाईं। सुबह होते ही सरगम का बुखार फिर तेज हो गया। कमलेश्वर ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सरगम को दूर से देखते हुए कहा, इन्हें चिकन पॉक्स हुआ है, संक्रमण की बीमारी है। मैं बुखार की दवा दे देता हूँ और एहतियात बरतनी होगी ताकि घर के और सदस्यों को भी ना हो। बच्चों को भी इनसे दूर रखिए। डॉक्टर का धन्यवाद करते हुए कमल उन्हें बाहर तक छोड़ आया और बुआ से बोला, आप बच्चों को दूसरे कमरे में लेके रहिए, मैं सरगम की देखभाल करूंगा। कमल सरगम की देखभाल करने में लग गया। रोज नीम की पत्ते लाता, उसे दिन भर बिस्तर पर रखाता। रोज नीम की ताजा पत्ते लाता, उसके बिस्तर पर रखता। नीम का पानी ही बाथरूम में भरकर रखता। उसके नहाने के लिए अपने हाथों से खाना खिलाता, फिर सिर दबाता, सिर में तेल लगाकर उसके बाल बनाता और जमीन पे गद्दे बिछाकर ही उसके ही कमरे में सोता। इतना सेवा भाव पाकर सरगम के आंसू बह निकले। तब कमल पूछता, क्यों रो रही हो पगली? सरगम कहती, तुम मेरी इतनी सेवा जो कर रहे हो। फिर कमल कहता, आखिर तुम मेरी दोस्त हो, इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। यह सुनकर सरगम निहाल हो जाती। 15 दिन में सरगम बिल्कुल ठीक हो गई। ये दवा का असर नहीं था, हमदर्दी और अपने पर का असर था जो सरगम ठीक हो गई। इन 15 दिनों में सरगम ने ये जान लिया कि कमल सच में सच्चा साथी है। वह बिल्कुल संयम की तरह है, लेकिन उसकी भावनाओं को शब्द नहीं मिले। अपनी बात कमल तक पहुंचाने के लिए कमल ने भी इस बात को महसूस कर लिया कि सरगम की निगाहें अब उसको प्यार भरी दृष्टि से देखती हैं। बुआ ने सरगम के ठीक होने पे कन्या जमा दी, क्योंकि बड़े बूढ़े ऐसा ही करते थे। किसी को चेचक निकली तो ऐसा ही किया जाता था। दिन बीते, महीने बीते, ऐसे ही 1 साल होने को आया। कमल एक बार इस बीच अपने घर नहीं गया था। उसने सोचा, बहुत दिन हो गया है वो गांव नहीं गया, तो उसने गांव जाने का सोचा। ये बात उसने बुआ और सरगम से कही। दोनों बोली, हाँ तुम्हें जाना चाहिए। और कमल ने 2 दिन के बाद का रिजर्वेशन करा लिया। एक ही ट्रेन जाती थी उसके गांव के पास वाले कस्बे तक। फिर वहां से अपने गांव जाने के लिए तागा पकड़ लेता। उस दिन इतवार था। उसे स्टेशन तक छोड़ने जोशी जी गए। बोले, स्कूटर में छोड़ आता हूँ, तुम्हारे पास ज्यादा सामान भी तो नहीं। और कमल जोशी जी के साथ स्कूटर पर बैठकर चला गया। जोशी जी उसे ट्रेन में बिठाकर वापस आ गए। ट्रेन को स्टेशन से निकले 2-4 घंटे ही बीते थे कि वसुधा और जोशी जी रेडियो सुन रहे थे। तभी समाचार सुनाई दिया कि कालका एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कई लोगों की जान जा चुकी है। बचाव कार्य प्रगति पे है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मृतकों को भी अस्पताल में रखवाया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर भी निर्धारित किए गए। कृपया इन टेलीफोन नंबर पर अपने प्रियजनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सुनकर जोशी जी के होश से उड़ गए। बोले, ये तो वही ट्रेन है जिस पर कमल गया है और रूट भी वही बताया जा रहा है। हे भगवान, ये क्या हो गया? कैसे बताएं सरगम को? लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। हो सकता है कमल एकदम ठीक हो। हमने तो केवल रेडियो पर एक खबर सुनी है। हो सकता है हालात वैसे ना हो जैसे रेडियो पे बताए जा रहे हैं, वसुधा बोली। तो चलो उसे बता कर आते हैं, जोशी जी बोले। दोनों लोग बताने पहुंचे और बड़ी हिम्मत करके ये बात बता पाए। सरगम वहीं चक्कर खा के गिर पड़ी। वसुधा ने फिर सरगम के चेहरे पे पानी के छींटे मारे। वह सोचने लगी, एक बार फिर से वही मंजर। अभी तो बड़ी मुश्किल से उबरी थी। बुआ भी बिलख पड़ी, न जाने अब क्या होने वाला है। यह करके यह कहकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तब जोशी जी बोले, चिंता मत करो, मैं टेलीफोन करके पूछता हूँ क्या माजरा है। कमल को 4-5 घंटे से ज्यादा हो चुका था। मुश्किल से 4-5 घंटे ही निकले थे कि गांव के पास एक्सीडेंट हो गया।
ट्रेन के पास का गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। आप जल्दी जाइए ना, जल्दी पता कीजिए। वसुधा बोली। हाँ, जा रहा हूँ, तुम दोनों को संभालो। और जोशी जी जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे तो सामने से कमल आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर जोशी जी का दिमाग चलना बंद हो गया। जोशी जी को ऐसे हतप्रभ सा देखकर कमल ने पूछा, क्या हुआ भाई साहब, कोई भूत देख लिया क्या? ऐसा ही समझो, जोशी जी बोले। जब सबने कमलेश्वर की आवाज सुनी तो दरवाजे के पास भाग कर आए और सरगम जाकर कमल के सीने से लगकर फुट फुट रो पड़ी और बोली, यह कैसा गंदा मजाक था, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। मजाक? कैसा मजाक भाई? जरा मैं भी तो सुनूं, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? कमलेश्वर बोला। तब जोशी जी बोले, तुम्हारी ट्रेन 4-5 स्टेशन के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी। तुम सही सलामत हो, इसलिए हम सब अचरज में हैं। यहाँ तो रोना धोना चल रहा था। अच्छा, तो ये बात है। अब मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। कमल बोला। हाँ बोलो भाई, कैसे तुमने किया ये चमत्कार? जोशी जी बोले। हुआ यूं कि आप मुझे ट्रेन में बिठा के चले आए, ट्रेन चल पड़ी, टीटी आया, उसने मुझसे टिकट मांगा। मैंने जेब टटोली तो टिकट नहीं था। मैंने उससे कहा कि टिकट नहीं है, तो उसने कहा कि दूसरा बनवा लो। जेब टटोली तो बटुआ भी नहीं था। याद आया, आज तो बटुआ अलमारी से उठाया नहीं, शायद टिकट भी उसी में थी। चूंकि आप स्टेशन तक छोड़ गए थे, इसलिए रिक्शे का किराया भी नहीं देना पड़ा। नहीं तो स्टेशन पे याद आ जाता कि बटुआ घर पर छूट गया। टीटी ने घोर बेइज्जती की और बोला, अगले स्टेशन पे उतर जाना, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। स्टेशन पर उतर गया। वहां से वापस आने को बस पकड़ी। पास में किराए के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए एक बस वाले को मैंने अपनी सोने की अंगूठी दी, तब जाके उसने बस में बैठाया और मैं घर पहुंच गया। इस सब बात के दौरान सरगम अब भी कमलेश्वर के सीने से लगी हुई थी। यह देख वसुधा बोली, सरगम, हम लोगों को पता चल गया कि तुम कमलेश्वर से प्यार करती हो और तुम अब हट सकती हो। इतना सुनते ही सरगम शर्म से कमलेश्वर से दूर हट गई। वसुधा बोली कि मैं बच्चों और तुम सब के लिए नाश्ता पहुंचा दूंगी। मैं घर जाती हूँ और तुम दोनों के लिए नाश्ता पहुंचा दूंगी। और जाते जाते वसुधा बुआ और बच्चों को भी अपने साथ ले गई। कमल ने सरगम के पास जाकर पूछा, तो हमारी बेगम साहिबा हमारा इंतजार कर रही थी? किसने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी? सरगम बोली। मेरे दिल ने। कमल बोला। और क्या कहता है तुम्हारा दिल? सरगम ने पूछा। कि हमारी बेगम साहिबा को हमसे प्यार हो गया। कमल बोला। झूठ कहता है तुम्हारा दिल। सरगम बोली। तो फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। कमल बोला। नहीं करती। सरगम शर्माते हुए बोली। आंखों में आंखें डालकर बोलोगी तभी मानूंगा। कमल बोला। सरगम ने कमल की आंखों में आंखें डाली और उससे धीरे से लिपट कर बोली, हाँ, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ और तुम से अब कभी दूर नहीं जाना चाहती। मुझे खुद में समेट लो कमल, मैं तो कब से यही चाहता हूँ। और कमल ने सरगम को अपनी बाहों में समेट लिया। उस रात कमल और सरगम ने दिल से एक दूसरे को अपना बना लिया। उनकी प्यार की नैया जिंदगी रूपी नदी में तैरने लगी। फिर 1 साल बाद सरगम ने एक बेटी को जन्म दिया। कमलेश्वर ने तीनों बच्चे में कभी फर्क नहीं किया और पुलकित और हर्षित को ये पता नहीं चलने दिया कि वो उनका दूसरा पिता है। कमलेश्वर के परिवार ने भी सरगम को और उसके बच्चों को दिल से अपना लिया। आज भी दोनों का दाम्पत्य जीवन खुशहाल है। पुलकित को अपना ये पुराना घर दे दिया है और हर्षित को नया घर बनवा दिया। और बेटी सुभाली भी नौकरी करती है। उसे भी ईश्वर की कृपा से अच्छा घर और वर मिल गया। वे दोनों रिटायरमेंट के बाद बारी बारी से बच्चों के घर में बिताते हैं।
तो ये थी पापा और मम्मी की कहानी। पुलकित की पत्नी अविका ने दमयंती बुआ से कहा, हाँ, ये थी सरगम की कहानी। उसके पास अभी भी उसका सुहाग सिंदूर और प्रेम तीनों है, दमयंती बुआ बोली। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।